हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। रीडमैन 2026 या थर्ड ग्रेड 2026 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज़ तैयार की है, जिसके लिए आपको रोजाना एक मॉडल पेपर देखना होगा और इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड 2026 के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ को आपको रोजाना देखना होगा और अब तैयारी को मजबूत करना होगा। जो कि अधिकतर प्रश्न इस सीरीज में लिए गए हैं, वो सभी प्रश्न अधिकतर जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है वही लिए गए हैं। तो आप अपनी तैयारी के साथ लग जाइए और रोजाना मॉडल पेपर जरूर देखिए, चाहे से आप उसको 2 की स्पीड पर देखिए, चाहे 1 की स्पीड पर। इससे आपका बार बार रिवीजन होगा और अधिक से अधिक सवालों को आप सरलता से सरल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अपना आज का मॉडल पेपर। चरलू, छापर, गोपालपुरा, सेठानी का जोड़ा, ठीक है ना। ये प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? तो पहले का जो राइट आंसर उन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 2 चूरू में है, ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन भी इन्होंने गलत दिए थे, तो दूसरे का जो है ऑप्शन इन्होंने माना है क्या है, देखिए। भद्रकाली मंदिर किधर है? वो है हनुमानगढ़ में। सालासर मंदिर चूरू में है। शानन का मंदिर भी चूरू में है और भांडा साजन मंदिर बीकानेर में है। तो इन्होंने जो माना है वो है ऑप्शन नंबर 4 4 2 2 1। इन्होंने दो बार लिख दिए क्योंकि दोनों मतलब थोड़ा देखो इन्होंने ऑप्शन गलत दिए, तो ये लापरवाही है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। टेम्पल ऑफ रेड्स मतलब चूहों का मंदिर, जिसको हम करणी माता मंदिर कहते हैं, वो कहाँ पे है? वो बीकानेर में है, ठीक है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। खुदा बख्श बाबा की दरगाह, तो ये जो है खुदा बख्श बाबा की जो दरगाह है पाली में, वो पाली में किस स्थान में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है, तो पाली में भी किस स्थान में है? तो ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 शादड़ी में है, ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्थान को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुजरात प्रदेश की राजधानी बताया था? और आप सभी को पता है ये जो आंसर है भीनमाल, और कवि माँ की जन्मस्थली भी है भीनमाल, और ब्रह्मगुप्त की भी जो गणितज्ञ थे उनकी भी जन्मस्थली है भीनमाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल जोधपुर जिले में स्थित नहीं है? ऐसा इनमें से कौन सा है जो जोधपुर में नहीं है, ठीक है। चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर फोर्ट में ही है। पीपला माता का मंदिर भी जोधपुर में है, ओसिया में। सचिया माता मंदिर भी ओसिया जोधपुर में है, लेकिन नींबू का नाथ महादेव मंदिर ये जोधपुर में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस स्थान से 8वीं शताब्दी के लगभग बनी सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा, मतलब भगवान सूर्य बैठे हुए थे, सूर्य की बैठी हुई पाषाण प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई? तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है मंडोर। और ये मैं बिल्कुल वही आंसर बता रहा हूँ जो कलाम एकेडमी ने ऑफिशियल आंसर माने हैं, ठीक है। आप ये कमेंट मत करना कि गलत बताया सही बताया, जो कलाम ने माने हैं, कलाम का पेपर है, उन्हीं के आंसर किए। अभी चेंज होगी रिवाइज तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। अभी जो आई है अभी ही आई है वो मैंने आपको बता दी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। चौमुखा जैन मंदिर पाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो असत्य की पहचान करनी है। यह रणकपुर जैन मंदिरों का भाग है, बिल्कुल। ये जो चौमुखा जैन मंदिर है ये रणकपुर जैन मंदिर बहुत सारे मंदिरों का ग्रुप है, रणकपुर जैन मंदिर। उसमें से एक मंदिर है चौमुखा जैन मंदिर। इसका निर्माण धरणक शाह और रत्ना शाह 2 भाइयों ने करवाया, बिल्कुल राइट। मंदिर का निर्माण कार्य मंडन नामक शिल्पी ने करवाया था, बिल्कुल नहीं करवाया था। इसे खंभों का अजायब घर भी कहते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा। अगला जो राइट आंसर, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, देलवाड़ा के जैन मंदिर में स्थित वेमलव शाही मंदिर, वेमलव शाही मंदिर किसे समर्पित है? तो 9वें का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आदिनाथ जी को, भगवान आदिनाथ को समर्पित है वेमलव शाही। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो खजुराहो है आप सभी जानते हैं, किराड़ू के मंदिर है जो बाड़मेर में है, उनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, असुमेलित का चयन कीजिए। असुमेलित क्या है इसमें से? भरतपुर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहते हैं, सही है। और पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। बूंदी सिटी ऑफ स्टेपवेल्स। भीलवाड़ा को ग्रेनाइट सिटी नहीं कहते हैं, भीलवाड़ा को अब्रक सिटी या माइका सिटी कहते हैं, और ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका आंसर बताना है। पहला कथन है ये 9वीं तथा 10वीं शताब्दी में शैव उपासना का प्रमुख केंद्र था, हमको क्या पता कौन सा था। 10वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव को समर्पित घटेश्वर मंदिर है, ये भी हमको नहीं पता है। अगला है महाराणा प्रताप की छतरी है, ये सभी को पता है, और वो है ऑप्शन नंबर 3 बारडोली, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। बोहरा संत अब्दुल रशीद की मजार, बोहरा संत अब्दुल रशीद की मजार कहाँ पे स्थित है? वो है ऑप्शन नंबर 3 बांसवाड़ा में है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल कोटा में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा कोटा में स्थित नहीं है? चार चौमासे वाले कोटा में है, बिल्कुल कोटा में है। भीमचोरी मंदिर कोटा में है। जयप्रनाथ महादेव भी कोटा में माना है इन्होंने। अगला इन्होंने जो माना है देव सोमनाथ मंदिर जो है वो कोटा में नहीं है, ऐसा कलाम ने माना है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। सीताबाड़ी मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन है। सीताबाड़ी मंदिर के संदर्भ में असत्य क्या है? यह मंदिर बूंदी में है, बिल्कुल सबसे पहली बात ही गलत हो जाती है। यह मंदिर बूंदी में नहीं है, सीताबाड़ी केलवाड़ 12 में है, ठीक है। यह मंदिर सीता माता व लक्ष्मण को समर्पित है, सही है। यहाँ लगने वाले मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, बिल्कुल। और यह स्थान लव कुश की जन्मस्थली भी है। सारी बातें सही है, बस पहली बात गलत है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित को असुमेलित को युग्म की पहचान करो, इनमें से कौन सा गलत है? तो बीजासन माता मंदिर 12 में है, सबसे पहला ही गलत है। उषा मंदिर भरतपुर में है और ऊषा मस्जिद भी भरतपुर में है। कैला देवी मंदिर करौली में है और घुसमेश्वर महादेव मंदिर सवाई माधोपुर में है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तीर्थों की नानी के नाम से विख्यात है? वो है देवयानी। देवयानी को तीर्थों की नानी कहते हैं, और मचकुंड को कहते हैं तीर्थों का भांजा, और तीर्थों का मामा पुष्कर को, ठीक है। और देवयानी कहते हैं तीर्थों की नानी को। आबानेरी का हर्षद माता मंदिर कौन सा मंदिर? हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में है। वो मूलतः क्या मंदिर था पहले? वो था पहले भगवान विष्णु का मंदिर, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, लोक तीर्थ लोहारगल धाम किस जिले में है? तो वो है झुंझुनू में लोहारगल धाम है, एक मंदिर बना हुआ है। अगला है नारायणी माता का मंदिर जो है बरवा डूंगरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बरवा डूंगरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर उन्होंने क्या माना है? ऑप्शन नंबर 3 अलवर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अजमेर जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान अजमेर जिले में स्थित नहीं है? नांद अजमेर में है, रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर में है, सोने जी की नसीं अजमेर में है, लेकिन ये जो है बड़े पीर की दरगाह यहाँ पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, केवाई माता का मंदिर स्थित है, तो केवाई माता का मंदिर कहाँ है? ये है किणसरिया, ठीक है। 22 का सही आंसर क्या माना इन्होंने? ऑप्शन नंबर 3 किणसरिया। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, ठीक है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे है? सीकर में है। बागोर साहिब गुरुद्वारा भीलवाड़ा में है। देवनारायण मंदिर जोधपुरिया टोंक में है, और भद्री हरि मंदिर अलवर में है। और ये ऑप्शन आपको यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 23 का। तो 23 का यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, किस नगर को स्वर्ण नगरी कहते हैं? आप सभी को पता है जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, गोल्डन सिटी। अगला है, ये वापस क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फलवर्दी विजयपुरा और विजयनगर, फलवर्दी विजयपुरा और विजयनगर निम्नलिखित में से किस नगर के प्राचीन नाम है? तो 25 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 फलोदी है, ठीक है। अगला सवाल है, ज्ञात तिथि युक्त राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर जिसमें सबसे पहले ज्ञात तिथि है, फिक्स्ड डेट दी हुई है, वो है शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़। विष्णु को समर्पित 4 भुजा मंदिर, 4 भुजा मंदिर राजसमंद कहाँ पे है? गढ़बोर के 4 भुजानाथ जी, आप अच्छे से जानते हैं। राजस्थान के मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध नाकोड़ा किस जिले में है? तो आप सभी को पता है वर्तमान में नाकोड़ा बालोतरा जिले में है। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, तो 29 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 श्री गंगानगर। 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देवीकुंड बीकानेर में है बिल्कुल, अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी ब्यासवाड़ा में है, अमरसागर जैसलमेर में है, लेकिन काला गोरा भैरव कोटा में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से चेतावनी चुंगटिया का रचना काल है। चेतावनी चुंगटिया कब लिखी गई थी? 1930 में। महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के राणा थे, उनको बांकीदास जी ने लिखी थी चेतावनी चुंगटिया, और दिल्ली सभा में शामिल नहीं होने के लिए कहा था 1903 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस काव्य कृति को 1857 क्रांति का दस्तावेजी काव्य कहा था? सूर्यमल मिश्रण की जो ये है वीर रस को 1857 की क्रांति का दस्तावेजी काव्य कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से लेखक या रचना का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आप सभी को पता है, सब जीके का ही करेंगे अभी पार्ट 1 में। तो इसमें जो है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यादवेंद्र शर्मा बोल भारमिली, ये गलत है। चंद्र प्रकाश देवल की पागी पुस्तक है बिल्कुल। नर हरिदास बारट अवतार चरित्र राइट है। नतमल जोशी परिणोटी कुमारी, ये भी सही। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि बांकीदास की नहीं है? बांकीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? दातार बावनी, ये इनकी रचना है। सुपर छत्तीस इनकी रचना है। भूरजल भूषण, ये भी इनकी रचना है। मानव मित्र राजचित्र, ये इनकी रचना नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, कन्हैयालाल जी से संबंधित सही कथन कौन सा है? इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ, बिल्कुल सही है। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा, बिल्कुल। और धरती धोरारी, माल रोहेलो, मेंजर आदि इनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो आगे है, तो आपको इस पे राइट करना है। तीनों ऑप्शन सही है। 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान दिए गए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। इसमें जो है जयपुर ग्रेटर को सुपर स्वच्छता लीग सम्मान प्रदान किया, नहीं। जयपुर ग्रेटर को तो प्रोमिसिंग स्वच्छता शहर प्रदान किया था। डूंगरपुर को प्रोमिसिंग, नहीं। डूंगरपुर को तो सुपर स्वच्छता लीग दिया था। इस वर्ष राजस्थान के 20 शहर शीर्ष 100 शहरों में शामिल है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये तीनों ही बातें गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, तो तीनों ही सत्य नहीं है। अगला है, 2 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व FSSAI ने राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है? तो 4 स्टेशन को दिया है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स के 5-7 सवाल हैं। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदेश जारी कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में किया था? तो 38 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर 2 जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। अगला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 39 का जो है 17 जुलाई 2025 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना से इसकी सदस्य संख्या 7 से 10 हो गई है, सही है। आरपीसी की सदस्य संख्या 7 से 10 हो गई, बिल्कुल राइट है। आयोग की सदस्य संख्या वृद्धि, राजस्थान लोक सेवा विनियम 1994 संशोधन की गई, नहीं। 1994 नहीं है, 1974 है, ठीक है। तो केवल एक सही है। अगला है, राज्य के किस स्थान पर कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा राजस्थान विधानसभा जयपुर में। अगला है, 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो 41 है इसका आयोजन 27 अगस्त को जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में किया, ये सही माना इन्होंने। इस अवसर पर उपकार संस्था अलवर को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2023 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया, ये भी सही माना। ऑप्शन ए भी दोनों सही माने हैं। अगला है, मिशन हरियालो राजस्थान 2.0 के तहत हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण राज्य के किस जिले द्वारा किया गया? वो किया था जयपुर ने, ठीक है। अगला है, 19 जुलाई को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बाप फलोदी में 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना किसके द्वारा विकसित है? यह है जेनेस्टा इंडिया के द्वारा, ठीक है। दक्षिण कोरिया में आयोजित 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? एक तो अनाहत सिंह ने, एक आर्यवीर दीवान ने। अगला है आपके सामने निश्चय पोषण किट, ठीक है ना। तो ये जो निश्चय पोषण किट है
के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने जोधपुर से किया? नहीं, जोधपुर से नहीं। यह अभियान टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाए जाने तो सही है, केवल ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उप प्रकार नहीं है। तो 46 का जो सही आंसर यहाँ पे इन्होंने माना है उप उष्ण पर्वतीय वन, क्योंकि मिश्रित पर्णपाती वन इसका भाग है। शुष्क सागवान वन, धोकड़ा वन, इस प्रकार से 7-8 वन प्रकार है इनके। तो ये सारे शुष्क पतझड़ वन के प्रकार है, लेकिन उप उष्ण पर्वतीय वन ये पूरा अलग है और ये माउंट आबू में पाया जाता है। मरुस्थल का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी को। अगला है, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मैंने मॉडल पेपर में आपको बताया भी था और पिछली बार एग्जाम में भी आया था। वो 3 प्रकार है, आरक्षित और एक सुरक्षित या रक्षित और तीसरा है अवर्गीकृत। ठीक है। अगला है आपके सामने, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार कौन से जिले में वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो 49 का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 1 जालोर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढाक या पलास की पत्तियों को टिमरू कहलाती है? बिल्कुल गलत। अर्जुन वृक्ष झालावाड़ जिले में है? सही है। महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी वैसी राइट है। अगला है, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? तो 51 का जो इन्होंने सही आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर 2 33,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में राजस्थान में वन क्षेत्र में दर्ज की गई है कितनी, क्या दर्ज की गई? अप्रत्याशित कमी, अप्रत्याशित वृद्धि, नगण्य वृद्धि या नगण्य कमी? तो नगण्य वृद्धि हुई, मात्र नाम मात्र की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित घास या विस्तार क्षेत्र में असुमेलित युग्म है, इनमें से असुमेलित कौन सा है? बुर घास बीकानेर में है? सही है। दामन जैसलमेर में है और खस भरतपुर सवाई माधोपुर पर मोचिया घास जो है बाड़मेर में नहीं है। अगला है, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई? राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई? ये की गई थी 5 जून को। राजस्थान में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 12 जिले में, क्योंकि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक आरक्षित है। ठीक है। और बीकानेर में अवर्गीकृत है, रक्षित 12 में है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56। अब बस कुछ सवाल जीके के आपके सामने रहे हैं। राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला अपने भौगोलिक क्षेत्र के 2% से भी कम क्षेत्र पर वन रखता है? वो है जैसलमेर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन 240 से 760 मीटर ऊंचाई वाले हैं। ठीक है। इन वनों का विस्तार रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में है, तो वो है धोकड़ा वन। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वनों का विस्तार क्षेत्र है। उपोष्ण पर्वतीय वनों का विस्तार क्षेत्र अभी मैंने आपको बताया, आबू, माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र। अगला है, निम्न में से कौन से वन मानसूनी वन के नाम से जाने जाते हैं? तो 59 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इसको मानसूनी वन भी कहते हैं। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60, पलास वन निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है? तो इन्होंने जो सही आंसर माना है पलास वन का वो है उदयपुर, राजसमंद और पाली। अगला है, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? ठीक है, तो वो है 9.6%। अगला है, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वो कौन सा है? तो इन्होंने आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर 2 अलवर। राजस्थान में शुष्क सागवान वनों का सर्वाधिक संकेंद्रण है, तो 63 का इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो है ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण में, और ये जिला है बांसवाड़ा। बांस को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? बांस को कहते हैं हरा सोना। 65 है, राजस्थान में ओरण क्या है? 65 का जो इन्होंने राइट आंसर माना है पर्यावरण संरक्षण की पवित्र उपवन है। बिल्कुल। स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्र है। ग्रामीण समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से प्रबंधित और संरक्षित क्षेत्र है। उपरोक्त सभी है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष गौ देवकथा के सर्वोत्तम स्रोत है? वो है सालर एवं खेर। निम्नलिखित में झाड़ी वनस्पति क्षेत्र का विस्तार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग प्रतिशत पर है? तो 67 का जो राइट आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 4 लगभग 2% से भी कम झाड़ी वनस्पति क्षेत्र। ठीक है। अगला है 68। अब बिल्कुल 10 सवाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन से संबंधित है? कंटीले वन कहाँ है? जाल एवं फोग में। गुर्जन सीरीज में नहीं है, गूलर एवं बांस में नहीं है, धो के रीठा में भी नहीं। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित अधिनियम और लागू वर्ष को सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 बिल्कुल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 में नहीं आया, 89 में। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है, ये सारी गलत है, पहला इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है? तो ये है 13 जिलों में। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक तो वन्य जीव और एक वन में, ये और ये दोनों AOC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। आपको सुमेलित करना है। वन्य जीव संरक्षण स्थल है और सामने उनके जो मुख्य जीव है ये दिए हुए, आपको बताना है इसमें से कौन से है। तो सरिस्का में हरे कबूतर है, जैसलमेर में जलीय जीव है, ताल छपर में कुर्जा है, कुंभलगढ़ में भेड़िया है। तो 72 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड मतलब तेंदुआ के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो सर्वप्रथम किस स्थान से शुरू हुआ? वो हुआ था झालाना से, उसके बाद आमागढ़, उसके बाद एक और है, 3 हो गए हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्थान पर कैक्टस गार्डन विकसित है? वो है कुलधरा जैसलमेर में। अगला सवाल है 75। राजस्थान स्थित कंजर्वेशन रिजर्व के संबंध में निम्न पर विचार करो। वर्तमान में कुल 37 कंजर्वेशन रिजर्व सही है। रणकार कंजर्वेशन रिजर्व जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये वाला ठीक है।
लेकिन जो महासीर नहीं है यहाँ पे आसोप है, ठीक है। इन्होंने माना है महासीर सबसे नवीनतम है, नहीं आसोप भीलवाड़ा सबसे नवीनतम है, ठीक है। तो ए और बी इसका राइट आंसर रह जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। जिला और शुभंकर आपको चेक करने, जलपीपी बांसवाड़ा का है, बिल्कुल राइट है। खड़मोर सॉरी चीतल जयपुर का राइट है। राजहंस नागौर का है। खड़मोर अजमेर का है, भीलवाड़ा का नहीं है। अब है आपके सामने 3 सवाल। निम्नलिखित में से जून 2025 में राजस्थान की नवसृजित रामसर साइट कौन सी है? एक तो है खींचन फलोदी, एक है मैनार उदयपुर, ए और सी। अगला है अभेड़ा जैविक उद्यान स्थित है, तो अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ पे है? नांताकोटा में है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के अंतर्गत राज्य के कितने वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 79 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 7। अगला क्वेश्चन है 80। राजस्थान में संचालित मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम? मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम है। केंद्र तथा राज्य का क्रमशः अंश कितना है? तो वो है 75:25। अगला आपके सामने है राजस्थान में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये है इसका घड़ियाल, आपको पता है चंबल नदी के तट के पास घड़ियाल वाला संरक्षण है, घड़ियाल रिजर्व, और वहीं पे घड़ियाल रियरिंग होगा। तो इनमें से कोई भी चंबल का क्षेत्र नहीं है, सिर्फ यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पालीघाट सवाई माधोपुर। अगला है 82। धौलपुर करौली बाग परियोजना में सम्मिलित नहीं है, मतलब इनमें से धौलपुर करौली बाग परियोजना में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब इसका सही आंसर जो इन्होंने माना है वही बता रहा हूँ। राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है, केला देवी अभ्यारण्य है, पुदीना रक्षित है, लेकिन राम सागर जो कि धौलपुर में ही है, पर कलाम वालों ने माना है ये इसमें शामिल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। राजस्थान स्थित निम्न वन्य जीव संरक्षण स्थल का दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर? दक्षिण से उत्तर मतलब राजस्थान में नीचे से ऊपर की ओर इनको व्यवस्थित करो। रामगढ़ विजयदारी बूंदी में है, और आपको पता है बूंदी सबसे नीचे है, तो ऑप्शन रामगढ़ विजयदारी बूंदी में है। उसके बाद है सीता माता, और सीता माता है प्रतापगढ़ में, केवलादेव भरतपुर में, रामसागर धौलपुर में, ठीक है। तो सबसे ऊपर हो जाएगा भरतपुर, मतलब सबसे लास्ट में आएगा, और केवलादेव आ रहा है इन दो में, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं। सबसे आगे आएगा सीता माता क्योंकि प्रतापगढ़ में है, और प्रतापगढ़ सबसे नीचे है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया? वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला है निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण स्थल बाघों का जच्चा के नाम से जाना जाता है? तो ये है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य। अब 4 सवाल है। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम वित्त पोषित है, तो ये है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समिति जायका। अगला राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो वो है 26। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कोटसर, संवत्सर, चूरू, बीकानेर। निम्न में से कौन सा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास स्थल नहीं है? वो है राष्ट्रीय उद्यान है, सांकलिया है, सोरसन है, पर बुड्ढा जोड़ गंगानगर नहीं है। बाघ दर्रा उदयपुर निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है 90 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मगरमच्छ संरक्षण पार्क। अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है, यह परिभाषा किसने दी? तो 91 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 गेट्स एवं अन्य ने, ठीक है। अगला है आपके सामने अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, ये तो शामिल है, प्रेरणा भी शामिल है, रुचि भी शामिल है, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप है, ये मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला है सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम से संबंधित नहीं है? मतलब जो थॉर्नडाइक का संबंधवाद है उससे संबंधित कौन सी नहीं है? तो जो सबसे पहला ऑप्शन है 93 का, वो है ऑप्शन नंबर 1 अधिगम में प्रयास और त्रुटि समाहित होती है, बिल्कुल। अधिगम संबंधों या बंधनों का बनने का परिणाम है, ये भी है। अधिगम सूची युक्त न होकर उत्तरोत्तर होता है, बिल्कुल। और अधिगम संज्ञान पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगला जो सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? और सीखने को नकारात्मक रूप से कौन सा प्रभावित करता है? तो जो सवाल है सूचनात्मक प्रबलन, ये नहीं करता है। वैसे वस्तु की सार्थकता, ये भी नहीं करता प्रभावित नकारात्मक। शिक्षक की उपयुक्त संप्रेषण योग्यता, ये भी नहीं। परिपक्वता की कमी, ये जो इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगला सवाल आपके सामने 95। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है, राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, बिजली का गर्जना पावलों के शास्त्रीय अनुबंधन के अनुसार क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक अनुक्रिया है, अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित अनुक्रिया है। तो 95 का यहाँ पे आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96। प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार क्या है? तो 96 का आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार है। अगला है वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या है? व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, विकास का प्रक्रम। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार में परिमार्जन। अगला सवाल आपके सामने 98। अधिगम का ड्राइव रिडक्शन, ठीक है, चालक न्यूनता जिसको आप बोलते हैं, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किसने दिया था? तो 98 का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 हेल, ठीक है। अगला है पावलोव का क्लासिकी अनुबंधन। पावलोव का जो है क्लासिकी अनुबंधन का प्रयोग खालिस्तान में किया गया था, किस पे किया गया था? तो 99 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, आप सभी को बताओ, ऑप्शन नंबर 3 कुत्ते पर। क्वेश्चन नंबर 100 अभिक्रम आयोजित अधिगम, अभिक्रम आयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 स्किनर। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है ना, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? अधिगम प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं। यह अप्रकट प्रक्रिया है, यह अनायास होता है, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। इसका राइट आंसर यह प्रक्रिया है। अधिगम जो है प्रक्रिया है, जो उत्पाद नहीं है। अगला है 102 B.F. स्किनर के अधिगम का सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि C.L. हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो 102 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2 गणितीय गणनाओं पर, ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 103। निम्नांकित में थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो 103 का जो राइट आंसर होने वाला है
वो है ऑप्शन नंबर 3 बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, बार-बार वो प्रतिक्रिया कर रहा है, मतलब प्रयत्न कर रहा है बार-बार, ठीक है ना, फिर भी वो फेल हुआ है, लास्ट में जाके वो पास होता है, तो ये बहुप्रतिक्रिया है। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 104, भय के अधिगम की सर्वोत्तम व्याख्या, मतलब भय क्या चीज है, इसको सिखाने के लिए सर्वोत्तम व्याख्या किससे की जा सकती है? तो 104 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्लासिकल अनुबंध है। 105 सवाल, जब किसी कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तब वह अधिगमकर्ता द्वारा सीख लिया जाता है। अधिगम का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो 105 का जो सही आंसर रह जाएगा थॉर्नडाइक। ऐसा इसलिए आपको पता है यहाँ पे प्रभाव लिखा है, प्रभाव का नियम इसने दिया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 106, यदि व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचा, इनमें से एक पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% हानि होती है, पूरे सौदे में उसे क्या मिला? तो 106 को आप जब सोल्व करेंगे तो 106 का जो राइट आंसर आने वाला है वो है 1% हानि। अगला है आपके सामने, यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 रुपए है तो संपदा के 3/7 भाग का मूल्य क्या होगा? इसका जो राइट आंसर आप जब सोल्व करोगे तो निकलेगा 9,000 रुपए। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने 108, समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 108 का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 1 350 रुपए। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसका जो आंसर आएगा 33 से 1/3%, लेकिन कलाम ने माना है 25%। अगला है क्वेश्चन 110, एक कमीज को 600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/6 भाग का नुकसान होता है, क्रय मूल्य पर 1/6 का लाभ पाने के लिए उसे कमीज कितने में बेचनी होगी? तो 110 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, इसमें लड़कों की संख्या लड़कियों से 40 अधिक है, 40% नहीं है, सिर्फ 40 अधिक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये आप जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 111 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 125%। अगला है आपके सामने, ए का 18%, बी का 24% है, बी का 15%, सी का 12% है, तो ए सी का कितना प्रतिशत होगा? तो इसको जब आप सोल्व करोगे 112 का राइट आंसर होगा 106 से 2/3। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, जब उसके आय में 10% की वृद्धि कर देता है तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा? इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 10%, लेकिन कलाम वालों ने जो 113 का राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 4 16%। किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है, अंश में 32% की वृद्धि तथा हर में 75% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/25 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न कितना है? तो 114 का राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला है 115, एनसीएफ 2005 ने सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में किस प्रकार की असंगति की पहचान की? 115 का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण के लक्ष्यों और वास्तविक शिक्षण पद्धतियों के बीच। अगला है, एनसीएफ 2005 ने सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम की किस समस्या को संबोधित किया है? तो 116 का है, ये छात्रों के लिए बहुत आसान है, इसमें आधुनिक विषय शामिल नहीं है, बहुत संक्षिप्त और छोटा है, यह अत्यधिक बोझिल है, इसमें तथ्यों को रटने पर जोर दिया जाता है, तो ये वाला एनसीएफ ने माना है। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार किस कारण से सामाजिक विज्ञान को अक्सर उपयोगिता रहित विषय माना जाता है? उसका कारण क्या है? तो 117 का राइट आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर 3, इसे केवल सूचना प्रसारित करने वाला और पाठ्य पुस्तक केंद्रित माना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण में पहचानी गई समस्याओं में से एक है प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, गणित का कठोर और अमूर्त ढंग से पढ़ाया जाना, विद्यार्थियों द्वारा अधिक प्रश्न पूछना और व्यवहारिक कार्य की अधिकता। तो 118 का जो राइट आंसर मैंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 2 गणित का कठोर और अमूर्त ढंग से पढ़ाया जाना। अगला सवाल है 119, एनसीएफ 2005 के अनुसार किस समस्या के कारण गणित को केवल एक कठिन और उबाऊ विषय के रूप में देखा जाता है? तो इसमें क्या कारण है? 119 का जो होगा, कम छात्र शिक्षक अनुपात, ये तो नहीं है, छात्रों को गणित को सोचने की बजाय हल करने के लिए कहना, ये बिल्कुल राइट है, शिक्षकों के लिए कम वेतन, ये नहीं है, और कक्षा में पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन का कोई कारण नहीं है। अगला है 120, गणित में अमूर्तता की समस्या का समाधान करने के लिए एनसीएफ 2005 क्या सिफारिश करता है? एनसीएफ 2005 क्या कहता है? केवल मूर्त उदाहरण दो, बिल्कुल नहीं, अमूर्त अवधारणा को छोड़ दो, नहीं, छात्रों को अमूर्त अवधारणा को सीधे याद करने के लिए कहना, नहीं, छात्रों को विभिन्न गणितीय प्रतिनिधित्व का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। अगला है 130, Which one of the following technique is not followed the communicative English language teaching CLT? ठीक है, इनमें से कौन सा CLT में नहीं आता? 121 क्या है? लैंग्वेज गेम्स आते हैं, अनस्क्रैम्बलिंग ऑफ स्क्रैम्बल्ड सेंटेंस आते हैं, रोल प्ले भी आता है, लेकिन पैटर्न प्रैक्टिस नहीं आता है, रटाना कुछ भी नहीं। अगला है, which of the following statement is not true with regard to CLT, मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज डिवोइड ऑफ सोशियोलिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये वाला आंसर ये इसमें नहीं आता। ठीक है, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 123, व्हिच इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग मटेरियल इन द क्लासरूम विद सीएलटी अप्रोच? ठीक है, क्या इसका मेन जो है पर्पस है? टू एंश्योर फॉर कवरिंग सिलेबस, नहीं, टू यूज एज ग्रामर वर्कशीट, नहीं, टू डिस्करेज तो करना ही नहीं, टू स्टिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है, वहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन बनाने के लिए। अगला है 124, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन? 124 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? ग्रामर इंस्ट्रक्शन, नहीं, मेमोराइजेशन वोकेबुलरी, नहीं, रिपीटेशन ड्रिल, ये भी नहीं, और इसका आंसर होगा कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। अगला है, a child who has difficulty in understanding and using language appropriately without hearing loss और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब ये कह रहा है किसी को यदि कोई भाषा पढ़ने में समझने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है, समझने में, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लेकिन उसको सुनने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? 125 का राइट आंसर यहाँ पे इन्होंने माना है वो ऑप्शन नंबर 1 स्पेशल लैंग्वेज इंपेयरमेंट, ठीक है। अगला है 126, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमेडियल सोर्स टू रिजॉल्व द चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश? ठीक है, इनमें से इंग्लिश के चैलेंज कौन सा रेमेडियल सोर्स है इनमें से? ठीक है, जो सॉल्व कर सके इंग्लिश के चैलेंज को, इंग्लिश टीचिंग के, ठीक है। तो 126 का राइट आंसर इन्होंने माना है लैक ऑफ एक्सपोजर टू नेटिव स्पीकर्स, ये नहीं है, डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट लेवल्स, बिल्कुल, इनसफिशिएंट प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज, ये नहीं है, और डिस्कोर्स स्टूडेंट लेड डिस्कशन, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है 127, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट?
असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक तो फॉर्मेटिव, एक समेटिव। समेटिव जो होता है वो होता है योगात्मक और जो कि वर्ष के लास्ट में होता है, जैसे एनुअल एग्जाम, ठीक है। और जो फॉर्मेटिव होता है वो बीच में सुधार करने के लिए, बच्चे को समझ में आया नहीं, कक्षा टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, वन माइनर, तो ये सारे फॉर्मेटिव है। लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर 4 है, ये समेटिव का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला है 28, Which of the following is not included in the 4 steps of teaching by IK device? IK device ने कौन से 4 स्टेप बताए थे, उनमें से कौन सा उसका भाग नहीं है? तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, एवेल्युएशन भी है, लेकिन डायरेक्टिंग इसका आंसर रहने वाला है, ये इसमें नहीं है। अगला है 129, Who was the first to distinguish between formative and summative evaluation? ठीक है ना, किसने बताया था फॉर्मेटिव और समेटिव एवेल्युएशन के बारे में? वो है एम स्टीवन, ठीक है। अगला है आपके सामने क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग? ठीक है, 130 का क्या होगा? टीचर शुड नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर। बिल्कुल, टीचर को बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए, पहला आंसर है। इनकरेज ओनली इंटेलेक्चुअल ओनली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स को नहीं होगा। अगला तीसरा, टेक्निकल सपोर्ट कैन बी अवॉइडेड, अवॉइड तो नहीं करना है। टू कीप कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। अगला है 131, व्हिच वन ऑफ दीस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग? इनमें से कौन सा रेमेडियल टीचिंग का पार्ट नहीं है? तो ये 131 का क्या यहाँ पे आंसर होने वाला है? टीचिंग एफलेस व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियर, आइडेंटिफाई द कॉज केसेस हु आर लेक इन स्टडीज, हेल्प एंड आइडेंटिफाई द कॉज बिहाइंड चाइल्ड्स लैगिंग, तीनों है, ये तीनों रेमेडियल टीचिंग के भाग है, ये चीजें करनी चाहिए। मेक द वीक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ देयर बैकवर्डनेस, तो ये इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला है 132, रेमेडियल टीचिंग फोकस प्राइमरीली ऑन, किस पे फोकस करता है रेमेडियल टीचिंग? 132 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, कॉग्निटिव एंड लर्निंग गैप्स, ठीक है। अगला है 133, सी सेड टू हरसेल्फ, शैल आई हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, मैंने खुद से पूछा। तो 133 का क्या होगा राइट आंसर? सी वंडर्ड इफ सी वुड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। अगला होगा, द टीचर सेड टू अस द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड, तो 134 का क्या आंसर होगा? सेकंड, द टीचर टोल्ड अस, सेड टू का टोल्ड होगा दैट द अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। आपको पता है जो एकदम ट्रुथ होती है चीजें, मतलब शाश्वत सत्य जो चीज होती है उसमें कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला है 135, महेश सेड टू दीपिका, महेश ने दीपिका से कहा प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महेश रिक्वेस्टेड टू दीपिका टू हेल्प हिम, ठीक है। 136 है, माय ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन, ठीक है। माय ब्रदर सेड टू मी, इसका जो राइट आंसर होगा माय ब्रदर फॉरबेड मी, फॉरबेड मना करना, मी टू प्ले इन द रेन, इसमें नोट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फॉरबेड आ चुका है, ठीक है। फॉरबेड का मतलब मना कर दिया है, और इसका जो है फॉरबेड मी नॉट टू प्ले, तो इसका होगा मतलब उसने मुझे खेलने के लिए मना नहीं किया है, बिल्कुल मना किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब है 137, माय ग्रैंडफादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। 137 का यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, माय ग्रैंडफादर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अगला सवाल है 138, व्हाट इज द वन वर्ड फॉर व्हिच और हु कैन नॉट बी कंकर्ड, इसका वन वर्ड क्या होगा? तो 138 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनविंसिबल। अगला है, a person who is hater of learning and knowledge, इसको क्या बोलते हैं? 139 का होगा ऑप्शन नंबर 3, मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। अगला है 140, a person who totally abstains from alcohol, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टीटोटेलर। अगला 141, समास विग्रह की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। शरणागत को शरण में आगत बोलते हैं, जल कुंभी को जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, शिवालय का शिव का आलय, दही का बड़ा नहीं, दही से बना हुआ बड़ा नहीं, दही का बड़ा। किस विकल्प में सभी शब्द तत्पुरुष समास है? इनमें से कौन से सभी तत्पुरुष समास है? तो इनमें से जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 4, ध्रुवादल जलधारा और वृक्ष होना। किस समास में पदों में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का संबंध होता है, ठीक है। तो वो है इसका 143 का यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, कर्मधारय। अगला है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? दामोदर में है, पंचसर में है, रत्नगर्भा में है, नीलोत्पल में नहीं है। किस लोकोक्ति का अर्थ सही सुमेलित नहीं है? 12 बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते, मतलब एक न एक दिन अच्छे जीवन के अच्छे दिन सभी के आते हैं। तेली के मेल को घर ही 50 कोस, घर में ही कार्य की अधिकता होना इसका अर्थ है। 3 लोग से मधुर नारी, मतलब एक से बढ़कर चालक होना, ये गलत है। पराधीन सपने हो सुख नहीं, पराधीनता में सुख नहीं होता, ये राइट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 146, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, मतलब इसका राइट आंसर है एक समय में एक ही कार्य करना ही फलता है, क्योंकि एक कार्य करोगे तो सब काम हो जाएंगे, और सब काम करने लग जाओगे तो सारे काम फैल जाएंगे। अगला है 147, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, 147 का राइट आंसर उन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर 3, परिवार के मुखिया के अयोग्य होने पर भी संतान का योग्य होना। अगला है 148, अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे कार्य के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए क्या उपयुक्त लोकोक्ति है? तो 148 का है ऑप्शन नंबर 1, नेकी और पूछ पूछ। अगला है 149, हिंदी के कक्षा में मान्यता प्राप्त, हिंदी को ही मान्यता देने की प्रथा हिंदी सीखने के रास्ते में किस प्रकार की चुनौती है? तो 149 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बहुभाषिकता संबंधी। लास्ट सवाल आज का 150, इससे पहले आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एक भाषा के शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित करवाना, बच्चों को संचार साधनों से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिकता कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रश्न आपको अगर पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।